विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज द मिनिमम इंपैक्ट ऑन अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस इन क्लास? निम्नलिखित में से किस कारक का कक्षा में बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा? सबसे कम, लीस्ट। क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ के समझ लिया, 50% से ज्यादा काम आपका पेडागोजी में हो गया, है ना? तो अगर आप देखें तो इमोशनल रेडीनेस, यानी बच्चा भावनात्मक रूप से तत्पर है कि नहीं, ये, या फिर सोशल एनवायरमेंट यानी सामाजिक वातावरण, मॉर्निंग असेंबली पार्टिसिपेशन, या मैचुरेशन। सबसे कम, लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, हम ध्यान से पढ़ते हैं ऐसे सवालों को। इमोशनल रेडीनेस जरूरी है। अगर बच्चा इमोशनली रेडी नहीं है, वो घर पे सुबह लड़ाई हुई थी उसी में खोया हुआ है, तो कहां से सीखेगा? तो चाहे वो इमोशनल रेडीनेस हो, फिजिकल रेडीनेस हो, कॉग्निटिव रेडीनेस हो, जिसको मैच्योरिटी हम कह रहे हैं। मैच्योरिटी में बहुत सारी चीजें हैं ना आपकी। फिर अगर शारीरिक मैच्योरिटी भी देखेंगे तो वो भी जरूरी हो जाएगा, है ना? अटक क्यों रहा है सेशन? खैर, तो ये इमोशनल रेडीनेस चाहिए, बच्चा इमोशनली रेडी हो, तत्पर हो सीखने के लिए। सोशल एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है कि आसपास माहौल युद्ध का है तो बच्चा खौफ में ही है। जिस समाज से, जिस जगह पे वो पढ़ रहा है, वो सब भी सेफ होना चाहिए और उसको बिलोंग्ड महसूस हो कि हाँ वो वहां पे बिलोंगिंगनेस है उसकी, है ना? डर में नहीं रहता, कोई उसको बुली ना कर रहा हो। मॉर्निंग असेंबली पार्टिसिपेशन, देखिए ये बाकियों की तुलना में उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक तो ये सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है अपने आप में। मैचुरेशन जो है हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी हम कह देते हैं, तो विद टाइम, यानी आप एक 6th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का सिलेबस नहीं कराते, क्योंकि अभी वो उसके लिए मैच्योर नहीं है, चाहे वो फिजिकल मैच्योरिटी हो, कॉग्निटिव मैच्योरिटी हो। ठीक, तो ये बात भी सही है, मैचुरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट, इमोशनल रेडीनेस, बट मॉर्निंग असेंबली पार्टिसिपेशन उतना जरूरी नहीं है यहाँ पे जितने बाकी फैक्टर्स हैं। तो आपको सबसे कमजोर जवाब यहाँ पे चुनना होगा, क्योंकि नॉट पूछा हुआ था। ठीक है ना बात? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट इंडक्टिव मेथड, यानी आगमनात्मक विधि के बारे में कौन सी एक बात सही है? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब इसमें से भी आपको चूज करना है। ये एक अच्छा सवाल कहेंगे इसको। इट स्टार्ट्स विद फॉर्मूले, रूल्स, कॉन्सेप्ट एंड एंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी फॉर्मूले से इसकी शुरुआत होती है, सूत्रों से कि पहले आप फॉर्मूला बताएंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये बताएंगे और फिर इसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे सवाल देंगे। या नाउन की डेफिनेशन बता दी कि भाई किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और फिर आपने उदाहरण दिए। ये कह रहे हैं ये क्या होता है, ये तो आप खुद सोचेंगे अभी, है ना? अवधारणा से शुरू होता है और समस्या समाधान पर समाप्त होता है, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया जाता है नियम के बाद। देखिए जहां पहले नियम दिया जाता है ना, वो इंडक्टिव मेथड कभी नहीं हो सकता, वो डिडक्टिव होगा, है ना? क्योंकि रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर, डिडक्टिव मेथड निगमनात्मक विधि में जाते हैं, ना कि आगमनात्मक विधि में। आगमनात्मक का मतलब है आगमन हुआ, जैसे आप कहीं भी किसी भी शहर जाएंगे, कई बार मैं मसूरी जाती हूँ, लिखा होता है ना, या राजस्थान जा रहे हैं, अगले हफ्ते जो है मीटअप है राजस्थान में, तो लिखा होता है राजस्थान में आगमन पर आपका स्वागत है ना? आगमन मतलब किसी चीज पे पहुंचे हो आप, कंक्लूजन पे। तो इंडक्टिव मेथड में आप कंक्लूजन या रूल पे पहुंचते हो, आपका आगमन होता है एक नियम पे, कि आप पहुंचे हो नियम पे, उदाहरण से नियम की ओर, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नियम हमेशा अज्ञात होता है, अननोन होता है। बी ऑप्शन देखते हैं, इट स्टार्ट्स विद एग्जांपल्स एंड एंड्स इन फॉर्मूले, रूल्स, कॉन्सेप्ट। ये बात सही है कि उदाहरणों से शुरू होकर के और नियमों की ओर जा रहे हैं, ये इंडक्टिव मेथड कहता है, यानी आगमन हो रहा है रूल्स की तरफ। ये बात सही है इंडक्टिव के बारे में। फिर आते हैं, करेक्ट एंड वैलिड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एम्प्लॉइंग इंडक्शन अगेन, यानी जो चीज करेक्ट है और वैलिड है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते इंडक्शन का प्रयोग करके। ये बात सही है, क्योंकि इंडक्शन से आप कहीं पहुंच रहे हैं, वेरिफिकेशन संभव नहीं है, वेरिफिकेशन उस फॉर्मूले से संभव होगा। ये बात तो सही है। ऑल ऑफ द अबव, अब आप खुद सोचो ऑल ऑफ द अबव होगा कि नहीं। ऑल ऑफ द अबव कैसे हो जाएगा? अगर एक भी गलत है, अगर ए ऑप्शन भी गलत है, तो कैसे हम ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे? तो करेक्ट एंड वैलिड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एम्प्लॉइंग इंडक्शन अगेन, ये बात एकदम सही है, ये गलत नहीं है कि आप आगमन का प्रयोग करके सही और वैध को सत्यापित नहीं कर सकते। उसके लिए डिडक्टिव मेथड लगेगा कि आप नियम है उसको बार बार, जब ऐसे नियम के 50 सवाल करोगे तो वो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, है ना? इंडक्टिव में तो आप एक कंक्लूजन पे आ गए कि आपने उदाहरण दिया और फिर आप नियम की ओर आए हैं। बहुत बार हम इंडक्टिव डिडक्टिव पे चर्चा कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देना चाहूंगी। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ये सवाल पूछ रहा है ना कि सीटेट में ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आ जाइए। तो अगर हम देखें यहाँ, तो विच इज राइट, यस, बी भी सही है और सी भी सही है, तो बी एंड सी। एक ऑप्शन अगर आपको एलिमिनेट करा दो तो आसानी हो जाती है जवाब देने में। ये बात सही है भाई। ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक भी गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव का तो ऑप्शन ही हट जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि फॉर्मूले से शुरू होता है, जबकि इंडक्टिव मेथड फॉर्मूले से शुरू नहीं होता। हम बात कर रहे थे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड
यानी जिसको हम कहते हैं आगमनात्मक विधि। याद रखिएगा आगमन से, अभी मैंने आपको वो जब आप ट्रेवल करते हैं तो लिखा होता है ना, भारत में तो एटलीस्ट कई सारे स्टेट में, कि आपके फलाने स्टेट में आगमन पे आपका स्वागत है, यानी किसी चीज पे पहुंचे हैं आप, कंक्लूजन पे, एग्जाम्पल से नियम पे पहुंचे हैं आप, इसलिए आगमन विधि है। एग्जाम्पल से, नोन टू अननोन भी कह देते हैं इसको हम, एग्जाम्पल टू रूल पहुंचे हैं आप, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि उदाहरण आपको पता होता है, नियम आपको पता नहीं होता। भाई आपने कहा ये रीना है, ये दिल्ली है, मेरा फेवरेट शहर है, किसी बच्चे ने बताया, आपने पूछा तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है, उसने बताया छोले भटूरे, फेवरेट शहर कौन सा है, उसने बताया आगरा, फेवरेट मॉन्यूमेंट कौन सा है, उसने बताया, यानी बच्चे ने क्लास में ताजमहल। अब ये सब आपने बोर्ड पे लिख लिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपने डेफिनेशन यानी जो परिभाषा है वो बाद में दी, और परिभाषा रूल है, नियम है, सबके लिए लागू होगा, जनरल बोलते हैं जिसको, सामान्य, है ना, रूल स्पेसिफिक होता है। तो अगर आप यहां देखोगे तो नोन टू अननोन आप गए, यानी बच्चे को जो पता थे, उदाहरण कि उसके दोस्त का नाम उसे पता था, उसके शहर का नाम उसे पता था, अपने देश की कैपिटल उसे पता थी, तो ये सब ज्ञात चीजें हैं जिससे वो अज्ञात की ओर गया है, यानी नोन टू अननोन गया है। अननोन क्या है, वो परिभाषा के नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये अननोन है, ये नियम पे जाना है, ठीक। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक टू जनरल गया है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर गया है, नोन टू अननोन, या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट गया है बच्चा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या है, जो वो जानता है, जो वो देख सकता है, जो वो महसूस कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है सामने ना हो, भाई ये पेन मूर्त हो सकता है आपके लिए, क्योंकि नोन है ये आपके लिए, जिसने बनाया होगा उस समय वो एब्स्ट्रैक्ट रहा होगा। डिडक्टिव की जब हम बात कर रहे हैं तो डिडक्टिव में जस्ट इसका ऑपोजिट है, यहां रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसमें उल्टा हो जाएगा वहां, क्योंकि नियम हमेशा सामान्य होता है, नियम सबके लिए सामान्य है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे लिए बदल जाएगा ऐसा तो नहीं होगा, मेरे लिए भी सेम रहेगा, यहाँ राहुल बैठे उनके लिए भी सेम रहेगा, आप सबके लिए भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बंदा देख के बदल जाए, ग्रेगेट थोड़ी है वो, फॉर्मूला है भाई, जनरल है, फिक्स्ड है, रूल है, ठीक है। चलिए खैर, तो ये एक बात हुई। हाँ, यहां पे हम ये कह सकते हैं जो सी ऑप्शन में कहा गया कि करेक्ट एंड वैलिड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एम्प्लॉइंग इंडक्शन अगेन। आप वेरीफाई करोगे डिडक्टिव का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो मल्टीपल सिचुएशन में उस नियम को लागू करके देखोगे, फिर नियम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो इंडक्टिव है। अगर आपको सी ऑप्शन नहीं भी पता था तब भी सिंपल था कि फर्स्ट तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि फॉर्मूले से शुरू हो रहा है, जबकि फॉर्मूले से शुरू डिडक्टिव होता है, ठीक, या नियम से शुरू डिडक्टिव होता है, और ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो दो ही ऑप्शन तो बच रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ बी का ऑप्शन तो कहीं है भी नहीं। तो ये एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके भी आप सही जवाब तक पहुंच सकते थे। थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए, और वो कहां से आएगी, जब आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई हो। तो कई सवाल तो आप ऐसे भी सॉल्व कर दोगे, 100% किसी को पता नहीं होता पेपर में, सब कुछ हो नहीं सकता, एटलीस्ट कई सारे एग्जाम्स में, या ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, सीटेट में हो वो एक अलग बात है, और जितना कम टाइम इन्होंने दिया 100% पता हो ये तो संभव भी नहीं है आपके लिए, स्पेशली जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है। जो पेडागोजी पढ़ रहा है पहले से उसकी बात अलग है। विच टाइप ऑफ आईसीटी टूल इज इफेक्टिव इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। आईसीटी आपका आएगा ही आएगा, पिछली बार भी आया हुआ है, ठीक। तो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में किस प्रकार का आईसीटी उपकरण सबसे कम प्रभावी। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। जैसे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ये बोर्ड का, जो कि एक टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट आप तक पहुंचाया जा रहा है ना। तो ये आईसीटी का उदाहरण है, यानी एजुकेशन में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बात सही है। तो कौन सा एक टाइप है जो लीस्ट इफेक्टिव है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से जरूरी है, सबसे कम प्रभावी है, प्रभावी नहीं पूछा है, सबसे कम पूछा है, यानी नॉट इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, अभ्यास और प्रयास वाला जो सॉफ्टवेयर बार बार रिपीटेडली सेम चीजें दिखाता रहेगा या रिपीट कराता रहेगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये कराने वाला, तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। सिमुलेशन टूल्स, यानी जो आजकल वीआर देखते हो आप, वर्चुअल रियलिटी, आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा कि आप उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं, है ना, तो ये तो रियल है, कॉन्टेक्चुअल है। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स, जहां बच्चे मिलकर के कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई फोरम हो सकता है ऑनलाइन, है ना, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, ये सब भी हो सकते हैं। आप यहाँ चैट में जवाब दे रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है, कॉन्सेप्ट आपने डाला, पूरा मैप बना के दे दिया आपको, तो ये तो अच्छा इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी का, ठीक। ये तीनों सही है, लेकिन इसमें सबसे कम जो इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिव है, या मैं कहूं कि थोड़ा सा
टीचर सेंटर्ड और बोरिंग है वो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बच्चा एक्टिव है, यहाँ टीचर एक्टिव है, या बच्चा थोड़ा पैसे हो जाता है, क्योंकि बार बार रिपीट करने को हम बहुत अच्छा नहीं मानते कि बस आप रिपीट ही कराते रहो चीजें। ये इंटरेस्टिंग तरीका नहीं है, बच्चा यहाँ कम एक्टिव है। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, क्योंकि यही जो है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो ये तो हम बहुत अवॉइड करते हैं इस मेथड को यूज करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक और सवाल आईसीटी से। इन अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच विच आईसीटी टूल इज लीस्ट सपोर्टिव, यानी बच्चा जहां केंद्र में है वहां पे कौन सा आईसीटी टूल जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बच्चा सेंटर में है। सब डाला हुआ है भाई, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, आपका केस स्टडी बेस्ड, सारे क्वेश्चन डाले हैं, डोंट वरी, पढ़ते जाओ चुपचाप से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में कौन सा आईसीटी उपकरण सबसे कम सहायक है, सबसे कम। तो इन अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच विच आईसीटी टूल इज लीस्ट सपोर्टिव, यानी कौन सा आईसीटी टूल सबसे कम सहायक है, लीस्ट यानी नॉट सो इंपॉर्टेंट। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स ये तो सहायक होते हैं, आईसीटी मैंने आपको बैच में बहुत तसल्ली से पढ़ाया और बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना, नोट्स डल गए आईसीटी के, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स पे हमने बहुत बात की है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हेल्प करते हैं आपके पूरे प्रबंधन में, कम्युनिकेशन में, हर चीज में हेल्प करते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल वो जो आपकी पंचिंग मशीन होती है स्कूल में, दिल्ली में तो लगने लग गई है, बाकी जगह अभी पता नहीं, कि अब टीचर जो है टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो कब आए और कब गए। तो ये क्या है, आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक उदाहरण है। या आप शिक्षा ऐप यूज कर रहे हैं, और या फिर आप गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, इवन जूम भी कुछ हद तक इसमें हेल्प करता है कि आपके असेसमेंट्स, आपको पोल दिया जा रहा है, जैसे ये भी लर्निंग मैनेजमेंट का ही उदाहरण है ना। तो ये अच्छे माने जाते हैं, इसको खराब नहीं मानेंगे। प्रेजेंटेशन ओनली लेक्चर्स यूजिंग स्लाइड्स, ये आप समझ सकते हो कि यहाँ बच्चा कम एक्टिव है। पेडागोजी का सिंपल सिद्धांत है, जहां बच्चा कम एक्टिव हो वो ऑप्शन गलत है। हमको बच्चा ज्यादा एक्टिव चाहिए, बस उसका नुकसान ना हो रहा हो, उसके लिए खतरा ना हो, अनटिल अनलेस कि पता चले आपने लेबोरेटरी में केमिकल में बच्चों को डाल दिया, वो तो फिर मतलब डाल दिया एज एन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, जहां खतरा है तो वहां सुपरविजन होना चाहिए टीचर का। एजुकेशनल गेम्स बिल्कुल सही है भाई, कितनी सारी डिक्शनरी के ऐप्स हैं, वोकैबुलरी की ऐप्स हैं, जिनमें आप एजुकेशनल गेम्स खेल के सीख सकता है बच्चा। तो ये तो अच्छा उदाहरण है आईसीटी का, है ना। वो डुओलिंगो टाइप की ऐप्स हैं बहुत सारी, इंग्लिश सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, इस पे टच करो, ये पता लगेगा, ये इसका मतलब है। इतने सारे एजुकेशनल गेम्स वाली ऐप्स हैं। डिजिटल स्टोरी टेलिंग ऐप्स, कितनी सारी जो ऐप्स हैं जो आपको किताबें पढ़ के सुना देंगी, ऑडियो बुक्स, तो ये भी अच्छी ही है, आईसीटी का सपोर्टिव टूल है। लेकिन प्रेजेंटेशन ओनली लेक्चर्स यूजिंग स्लाइड्स, यानी स्लाइड का उपयोग करके केवल प्रस्तुतिकरण वाले व्याख्यान जो है, इनको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। हालांकि हमारे यहाँ यही सिस्टम चल रहा है बहुत समय से, हम भी इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी लेक्चर मेथड का ही उदाहरण है, बस कोशिश में की जा रही है कि आपकी लाइव चैट को भी इन्वॉल्व किया जाए, इसमें पोल का भी इस्तेमाल करें। तो आईसीटी को यूज करके लेक्चर में बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन है एट द एंड ऑफ द डे ये लेक्चर ही। तो सिर्फ अगर आप छोटे बच्चों के लिए ये करेंगे कि प्रेजेंटेशन ओनली लेक्चर्स यूजिंग स्लाइड, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन ज्यादा बेहतर हैं। तो आपको सबसे कम बेहतर चाहिए था। लेक्चर मेथड के भी अपने फायदे होते हैं, ज्यादा लोगों को कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कर सकते हो। बड़ी क्लासेस के लिए अच्छा होता है लेक्चर मेथड, प्राइमरी क्लासेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ओल्डेस्ट मेथड है लेक्चर मेथड। तो फायदे नुकसान तो सभी सारे, कोई भी मेथड पूरी तरह से खराब नहीं है। आपको देखना है बाकियों की तुलना में ये सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा कहाँ है, वो सही है। तो ये सबसे कम एक्टिव है बच्चा, क्योंकि सिर्फ लेक्चर दिया जा रहा है यहाँ पे स्लाइड्स का यूज करके। तो बाकी तीनों ऑप्शनों में तो बच्चा ज्यादा एक्टिव था। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, यानी आपको वो कथन चुनना है जो सही नहीं है। मल्टीपल चॉइस आइटम्स आर अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एमसीक्यू जो होते हैं, जो आपके सामने ये उदाहरण है एमसीक्यू का, ये पूरा सवाल ही या जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आपके पेपर में आते हैं मोस्टली एमसीक्यूज ही हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी 4 ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी बोल देते हैं, और एक सही जवाब होगा उसमें से। मल्टीपल चॉइस आइटम्स आर अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी है, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब कोई एक सही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा सही कुछ और, मेरी प्यार की परिभाषा कुछ और आपकी कुछ और। वो सबके लिए सेम है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये है कि एक ही ऑप्शन होगा पेपर में जो फाइनली सही होगा, चारों नहीं हो सकते, है ना। सब्जेक्टिविटी जैसे पेडागोजी जो है काफी सब्जेक्टिव हो जाता है कई बार, कि आपको लगेगा कि हाँ चारों ऑप्शन सही है, बट आपको बेस्ट फिर भी नंबर तो एक ही चूज करने से मिलेगा। हो सकता है चारों सब्जेक्टिव रूप में सही हो, क्योंकि सिलेबस जो आपका एग्जाम है वो थोड़ा सा, सॉरी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव है, काफी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है जो। तो ये बात सही है कि एमसीक्यूज जो है वो अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट।
सब्जेक्टिव एसे टाइप होता है सब्जेक्टिव पेपर, जो ऐसे आप अभी एमआरएस में लिखेंगे, कल को केवीएस में लिखेंगे, अब सब्जेक्टिव आ ही गया, यूपीएससी में लोग एसेज लिखते हैं, तो ये सब्जेक्टिव का उदाहरण है। लेकिन वस्तुनिष्ठ तो एमसीक्यू होते हैं, बहुविकल्पीय तो वस्तुनिष्ठ का उदाहरण है। बात सही है। ट्रू फॉल्स आइटम्स अलाउ ओनली 2 रिस्पॉन्सेज ऑप्शन, ये बात भी सही है। 2 रिस्पॉन्स ऑप्शंस, भाई या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, 2 ही तो रिस्पॉन्स दे सकते हो आप ट्रू फॉल्स में, ये बात भी सही है। हमें तो गलत चाहिए ना। ऐसे टाइप आइटम्स एंश्योर कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, यानी जो ऐसे टाइप है जिनको हम सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, जिसको हम या सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, है ना, तो ऐसे टाइप आइटम्स जो हैं वो एंश्योर करते हैं कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स। आप जैसे चाहें, जो रामायण लिखना चाहें वो लिख सकते हैं पेपर में, मतलब आपकी अपनी बनाई हुई। तो निबंध प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता आपको प्रदान करते हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपनी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके एक लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स में ऐसे लिख सकता है। बात सही है, ये तीनों बातें सही हैं। ऑब्जेक्टिव आइटम्स आर बेस्ट फॉर असेसिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग या हायर ऑर्डर क्रिएटिविटी, ये कहना गलत हो जाएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है ना, हॉट्स, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 ऊपर वाले लेवल्स हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। और क्रिएटिविटी की जांच के लिए, यानी कुछ नया, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया सोचना, वो क्रिएटिविटी है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उच्च स्तरीय रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम है, ये एकदम फर्जी बात है। क्यों? ये फर्जी इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, बहुविकल्पीय में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, आपके पास क्रिएटिविटी का रत्ती भर का स्कोप नहीं होता कि आप क्रिएटिव हो सकें। आप सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कलर से ऐसे लिख सकते हो, वहां क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, लेकिन आप एमसीक्यू में रत्ती भर का विकल्प नहीं है, 4 ऑप्शन है, एक चूज करोगे। आपने कौन सा नया क्रिएटिविटी लगाई है भाई? कोई 5वां ऑप्शन लिख दिया है, कोई चार्ट बना दिया, कोई पिक्चर लगा दी, कोई नई बात, कोई नया पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य दे दिया? नहीं, आपको जस्ट चूज करना है। ये रिकॉग्निशन बेस्ड होते हैं, है ना, कि आपको रिकॉग्नाइज करना है सही उत्तर कौन सा है सामने, आपकी आंखों के सामने 4 में से कोई एक सही होगा, तो आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं लगाई है। ठीक है, ये सब जो पता है ना जिसको, वो भी गलती करके आता है पेपर में फिर, क्योंकि पता वाली चीजें ही गड़बड़ करते हो और मेजॉरिटी पता वाली ही चीजें आती हैं, क्योंकि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट लिमिटेड ही है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, टीचर यूजेस सिमुलेशन गेम टू टीच ट्रैफिक रूल्स। भाई ट्रैफिक रूल्स सिखाने बच्चों को, और सिमुलेशन गेम का जो है सहारा ले रही हैं टीचर। सिमुलेशन गेम क्या होते हैं? सिमुलेशन गेम में सिंपल है आपका कि आपको सिमुलेटर्स दे दिए कि आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, तो यहां से अगर सामने टर्न दिख रहा है कुछ, तो आप लेफ्ट लोगे कि राइट लोगे, मतलब रियल काइंड ऑफ सिचुएशन बना दी जाती है। एक ऐसा सिमुलेटर्स बहुत सारे आते हैं, लोग प्लेन्स के सिमुलेटर्स यूज करते हैं, है ना। आप ट्रैफिक रूल के, जैसे आपको लगेगा आप गाड़ी चला ही रहे हैं, उसी सिचुएशन में वीआर वगैरह पहन लिया मान लो, तो आपको लग रहा है ट्रैफिक रूल है, तो आपको प्रॉपर सिचुएशन दी जाएगी कि आप यहाँ से यू टर्न ले सकते हो या नहीं। कोई एक ट्रैफिक का कोई रूल है जिसमें दिखाया गया है कि भाई यू टर्न अलाउड नहीं है, तो अब बच्चा जो है उसमें प्रॉपर वो सिचुएशन में अपने आप को पाएगा। जो सिचुएशनल या सिमुलेटर्स होते हैं उनमें यहाँ पे यही एक डिफरेंस है कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको लगभग दे देते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके या ऐसे गेम्स का इस्तेमाल करके जहां एक्चुअल में बच्चों को लगे कि वो इन्वॉल्व है ना। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, किस तरह के मेथड से टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि सिमुलेशन गेम का इस्तेमाल करके, कि आपने कोई गेम है जिसमें एक बच्चा है, उसको अपना एक व्हीकल है जिसको राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, तो वो ऐसी सिचुएशन है जैसे वो रोड पे हो एक्चुअल में। तो कौन सा उदाहरण है ये, किस टाइप की लर्निंग का? एक्सपीरियंशियल प्लस सिचुएशनल, यानी अनुभव दे रहे हैं आप बच्चे को, बिल्कुल सही है। सिचुएशन में डाल के सिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है। रटवा थोड़ी रहे, मेमोराइज नहीं, पनिशमेंट नहीं, डिक्टेशन नहीं। आप ये थोड़ी कह रहे हैं आप बोल रहे हैं बच्चा लिखेगा, वो डिक्टेशन है। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का उदाहरण है, अनुभवात्मक प्लस परिस्थिति जन्य अधिगम। और ये ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके, आपको सिचुएशन बेस्ड आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे तो आप उससे घबराए नहीं, यानी अनुभव से सीखना एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आपको एक्टिविटी करा के सिखा रहे हैं अनुभव के द्वारा। क्लासरूम डिसिप्लिन डिपेंड्स अपॉन, यानी कक्षा में जो अनुशासन है वो किस बात पर निर्भर करेगा। पहला ऑप्शन है मेंटेन्ड स्टूडेंट टीचर रेशो, यानी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को बनाए रखने पर, कि जो स्टूडेंट टीचर रेशो है, स्टूडेंट टीचर रेशो समझते हैं, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कहता है लेस देन 40:1 होना चाहिए, यानी 40 बच्चों पे एक टीचर। प्राइमरी क्लास में 30:1, यानी 30 बच्चों पे एक टीचर। एलिमेंट्री लेवल पे 6 to 8 में 35 बच्चों पे एक टीचर। और ये किसी भी हालात में 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा है बहुत सारे स्कूल्स में कि जहां 90 बच्चे हैं एक क्लास में, दिल्ली के कई स्कूल्स में ऐसा होता है, लेकिन या बाकी स्टेट्स में भी होता ही होगा कि एनरोलमेंट उतना ज्यादा हो जाता है। एनरोलमेंट अगर हम देखें, इस चीज का प्रभाव पड़ेगा डिसिप्लिन पे कि नहीं पड़ेगा? भाई एक जगह जहां 30 बच्चे हैं
और एक जगह जहां 150 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो जो वहां 30 बच्चे हैं वहां डिसिप्लिन बेहतर हो पाएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट बेटर रहेगा। बच्चे ही 500 बैठे हैं तो हा हुल्ला होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे ये बात सही है, क्लासरूम डिसिप्लिन इस पर डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो मेंटेन्ड है कि नहीं है, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात बना हुआ है कि नहीं है। फिर है आपका कंटेंट नॉलेज ऑफ द टीचर, शिक्षक के विषयगत ज्ञान पर। भाई टीचर को अगर कंटेंट की नॉलेज है, टीचर कॉन्फिडेंट है, अपना सब्जेक्ट जानता है, तो बच्चे रिस्पेक्ट भी करेंगे और पढ़ेंगे भी शांति से। आप अगर इंटरेस्ट बना के रख पाएंगे पूरी क्लास में, हम लोग ऑफलाइन डिस्कशन करते हैं, अभी हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है यहाँ दिल्ली में, इतना मजा आता है, मतलब लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल पिन ड्रॉप, कई बार साइलेंस होता है और कई बार डिस्कशन होता है, हंसी मजाक भी होता है, तो वो हो जाता है मैनेजमेंट या डिसिप्लिन की दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आपकी कंटेंट पे नॉलेज पकड़ ठीक ठाक है। स्टूडेंट टीचर रेशो इवन बड़े क्लासेस में तो इवन ज्यादा बच्चों में भी मैनेज हो जाता है काफी हद तक, लेकिन फिर वो स्कूल के बाहर की बात है। स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ द टीचर, ये बस कहने की बात है कि जबरदस्ती स्ट्रिक्ट बन के दिखाते रहो, और इसी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है कि टीचर मतलब दुखी रहेगा या फिर इतना स्ट्रेस या इतना स्ट्रिक्ट कि बिल्कुल आप एज अ फ्रेंड बात भी नहीं कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हो। ज्यादातर ऐसा होता है कई बार कि बहुत सारे टीचर्स का ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि वो उनसे कोई प्यार से पूछ नहीं सकता, बच्चा अपना डाउट भी कई बार पूछते हुए डरता है, जबकि टीचर फ्रेंड फिलोसोफर गाइड सब कुछ है कि आप कह पाए अपनी बात, गाइड भी कर पाए वो, है ना, आपको एक मार्गदर्शन भी दे पाए। तो शिक्षक के कठोर व्यवहार पर इससे डिसिप्लिन बना रहेगा, वो उसको हम अच्छा नहीं मानते, कई लोगों की नजर में ये हो सकता है, बट दिस इज नॉट द आइडियल वे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। चलिए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लासरूम, यानी कक्षा में अच्छी आधारभूत सुविधाएं होने पर। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कई बार डेवलपिंग नेशंस में या विकासशील देशों में, अभी आप देख रहे थे बिहार में एक स्कूल है, या ऐसे कितने स्कूल्स मिल जाएंगे आपको देश में, अभी वहां इलेक्शन चल रहे थे तो वीडियोस आते रहते थे ना कि एक पेड़ के नीचे बोर्ड पे जो है, एक बोर्ड भी नहीं है, एक दीवार है जिसको हल्का सा काला किया हुआ है और उस पर टीचर लिख के पढ़ा रहे हैं। अब जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति इतनी खराब है तो वहां तो बस मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत डिसिप्लिन में ये हेल्प तो नहीं करेगा। बच्चे पढ़ ले रहे हैं, आप पढ़ा दे रहे हैं रिसोर्सेज की कमी के कारण, वो एक अलग बात है, लेकिन सोचो एक वो स्कूल है, दूसरी तरफ एक स्कूल है जहां प्रॉपर वेंटिलेशन है ना, अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट है, जो टेबल है वो हिलती नहीं रहती है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो पार्ट है। टीचर की आवाज पीछे तक क्लियर जाती है, ऐसे भी स्कूल हैं 2-2 एसी लगे हुए हैं एक क्लासरूम में, है ना। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा, देखो गारंटी कहीं नहीं होती। अब आप ये मत कहना कि या ये मत सोचना कि सारे बच्चे वहां बहुत अच्छा ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन आइडियल एनवायरनमेंट हेल्प करता है ना। बच्चा बेवजह नहीं परेशान होता रहेगा। एक सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे उठ के देख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहा पीछे से। अगर यू शेप्ड जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर हो सकता है, वो यदि है तो डिसिप्लिन बरकरार रहने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ए, बी और डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए इस टाइम पे ना आपने जो भी पढ़ा है या जो भी सिलेबस है वो आपकी नजरों से निकल जाना चाहिए क्वेश्चंस की फॉर्म में, है ना। मुद्दा ये नहीं है कि आप में खौफ भरा जाए कि कितना मुश्किल कुछ भी कराया जा सकता है, सेंस नहीं बनेगा उसका, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट मैक्सिमम रहता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं जो कि डिफिकल्ट आपको लगेंगे नहीं क्योंकि आपके टॉपिक्स तैयार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, मापन। ये सीसीई असेसमेंट, जिससे क्वेश्चन कम से कम भी आएगा, ज्यादा भी आ सकते हैं, आकलन से क्वेश्चन आना तय है। निम्नलिखित में से कौन सी मापन की विशेषता या विशेषताएं हैं। देखिए मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये 3 टर्म आप पढ़ते हैं। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। देखो पूछा क्या हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी मापन की विशेषता या विशेषताएं हैं, तो ये यूनिवर्सल होता है नेचर में, यानी प्रकृति में सार्वभौमिक होता है। कोई बात गलत तो नहीं है। अगर मेरी हाइट एक पर्टिकुलर मान लीजिए 5 फीट 3 इंचेस है तो वो है ना यूनिवर्सली करेक्ट है। जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो ऐसा तो नहीं है कि मेरे सामने अगर मैंने पूछा है तो जवाब कुछ और है, राहुल पूछ रहे हैं तो कुछ और है, आप मेजर करेंगे तो कुछ और होगा, आपके कजन मेजर करेंगे तो कुछ और होगा, आपके टीचर ने हाइट मापी तो कुछ और निकला, ये तो नहीं होगा। यूनिवर्सल है इन नेचर, ठीक है ना। तो जो यूनिट्स हैं वो सब जगह काम करती हैं। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, बात तो सही है, फिर भी बाकी के ऑप्शन देखेंगे। इट इज नॉन कंपैरेटिव इन नेचर, यानी प्रकृति में तुलनात्मक नहीं है। जिसका नाम मेजरमेंट है यानी मापन, मापन का मतलब है जो मेजरिंग यूनिट्स में माप सके आप जिसको, यानी मापन की इकाइयों में मापा जा सके, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, मार्क्स हो, आपके ग्रेड्स हो, कितने % नंबर आए, कितने
इवन आपका आई विजन तक। तो जहां पे प्रॉपर यूनिट्स के द्वारा मापा जा रहा है किसी चीज को, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो गैर तुलनात्मक होगा। आपका रिजल्ट भी जिस दिन आएगा और आपने 60 में से 30 नंबर अगर आप लेके आए हैं, तो ये पता किया जा सकता है ना कि रश्मि के नंबर हैं 30, रानी के नंबर हैं 25, रोहित के नंबर हैं 20। तो ये क्या कंपैरिजन करना संभव नहीं है भाई? जब मेजर कर लिया तो कंपैरेटिव तो हो जाएगा। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो मेजरमेंट के माध्यम से कि ये 4 बच्चे या 30 बच्चे हैं क्लास में, तो कितनी हाइट के लोग एक साइड, बाकी हाइट के लोग एक साइड, मीडियम हाइट के लोग इतने हैं। कंपैरिजन कर सकते हो आप, मेजरमेंट से कंपैरिजन संभव होता है, नॉन कंपैरेटिव थोड़ी है। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। तो इससे हमें कई चीजें पता चली कि मेजरमेंट अगर पेपर में आ जाए कि कंपैरेटिव होता है, हाँ जी मेजरमेंट कंपैरेटिव होता है। नॉन डायमेंशनल इन नेचर, क्या डायमेंशन नहीं होती? मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं भाई, है ना? क्या डायमेंशन नहीं है मेजरमेंट में? मल्टीपल डायमेंशंस हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं। आप हाइट, वेट, शेप, साइज, इवन आप दिमाग को का यानी आईक्यू टेस्ट ले सकते हो, तो वो डायमेंशन एक डायमेंशन है। कॉग्निशन का आप मेजरमेंट ले रहे हो, है ना? मेजर कर रहे हो आप कॉग्निशन को, बुद्धि को आईक्यू टेस्ट के माध्यम से। किसी और टेस्ट को आप ले रहे हो, है ना? कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई टेस्ट है, तो वहां आप माप सकते हो कितनी देर में कितने मीटर भाग जाता है बच्चा। तो ऐसा नहीं कि डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशंस हैं, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट में हो, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में हो, सोशली हो, इतने सारे तरीके हैं कि आप माप सकते हो मल्टीपल डायमेंशंस में। इट इज एब्सोल्यूट, ये कहना जो है गलत है, ये कहना गलत होगा कि ये एब्सोल्यूट है, ये कहना गलत होगा। देखिए एब्सोल्यूट है ये कहना गलत होगा, उसका रीजन है। तो एक तो ये डायमेंशनल होता है, नॉन डायमेंशनल नहीं होता तो गलत हो गया। नॉन कंपैरेटिव नहीं होता, कंपैरेटिव होता है, तुलना की जा सकती है, कई सारे आयाम हैं, गैर आयामी नहीं है ये, ठीक। पूर्ण है ये कहना गलत है, पूर्ण कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता पूर्ण। एब्सोल्यूट नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन बींग्स को आप पूरे तरीके से एब्सोल्यूटली हर एक पहलू को माप लोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, है ना? थॉमस एल्वा एडिसन को फिर तो निकाल ही दिया था स्कूल से ये कह के कि ये तो बेकार बच्चा है, तो फिर वो तो कुछ करता नहीं अगर ऐसे ही माप के ही सब कुछ हो जाता तो, ठीक है ना? तो कुल मिला के बात ये है कि आप ये नहीं कह सकते, इवन आईक्यू टेस्ट को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, आपके हार्वर्ड गार्डनर साफ साफ क्रिटिसाइज करते हैं कि आईक्यू टेस्ट एकमात्र तरीका थोड़ी है। बच्चे या लोग अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं अगर कोई आईक्यू स्कोर बहुत अच्छा नहीं ला रहा तो वो किसी भी चीज में बेहतर नहीं हो सकता। तो इट इज एब्सोल्यूट ये कहना गलत है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता क्योंकि एक तो ह्यूमन नेचर में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं चीजें। एब्सोल्यूट नहीं कह सकते हम इसको पूरी तरह से। इन अ वे आपके कंपैरिजन के लिए डायमेंशन आप रखना चाहते हैं मेजरिंग यूनिट में, वो सब ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, यही बात सही है कि हाँ यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इस हाइट, इस व्यक्ति की हाइट इतनी है, या यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये वाला टाइम जोन जो है यहाँ पे ये इतना होगा, तो दुबई हमसे 1.5 घंटा पीछे है, यूके हमसे 5.5 घंटा पीछे है। तो ये यूनिवर्सल डायमेंशंस या मेजरमेंट्स हमने बना लिए, लेकिन ये एब्सोल्यूट है ये कहना गलत है। तो ये यूनिवर्सल इन नेचर है कि हम मानते हैं इन डायमेंशंस को, इन मेजरमेंट यूनिट्स को, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट हो गए। तो ये एक बात है। अच्छा, इसमें हम 2-3 चीजों का, ये तो शाम वाली क्लास है, 2-3 नहीं, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, 2-3 चीजों की बात कर लेते हैं। देखो, एक है मेजरमेंट। भाई आकलन में जब आप बात करते हैं, सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको हम कह रहे हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मेजरमेंट है एग्जैक्ट आपको मेजरिंग यूनिट में बता देगा। आपके पास नंबर्स होंगे, है ना, नंबर्स होंगे आपके पास के इतने % नंबर लेकर के आया बच्चा, इस सब्जेक्ट में इतने हैं, इस सब्जेक्ट में इतने हैं, ये है रिपोर्ट। मेजरमेंट एग्जैक्टली आपको मेजर करके बता देगा। वहीं असेसमेंट में कुछ चीजें, असेसमेंट में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जरूरी नहीं एक नंबर दे के बता दो, आप ये कहोगे ये बच्चा इस चीज में अच्छा है, जरूरी नहीं कि आपके पास एक नंबर हो कि इतने ही % अच्छा है। समझ रहे हो, अपने इमोशंस को मैनेज करने में कितना अच्छा है। तो ये एक बात हुई। इवैल्यूएशन के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, मूल्यांकन में यानी मेजरमेंट भी शामिल है, यानी वो चीजें जो मेजर की जा सकती हैं और वो चीजें जो असेस की जा सकती हैं, वही ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला मामला है। तो इवैल्यूएशन एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है ना? कुल मिला के सही बात। हाँ, चलिए आते हैं, समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। तो हमने देख लिया कि यूनिवर्सल इन नेचर है, बाकी यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अ गुड क्लासरूम टेस्ट। एक अच्छा कक्षा परीक्षण किसको हम नहीं कहेंगे? बहुत बहुत जरूरी सवाल, हर एक पेपर के लिए जरूरी है ये। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इन्हीं सब में हम उलझे रहते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अ गुड क्लासरूम टेस्ट। एक अच्छा कक्षा परीक्षण किसको नहीं कहेंगे, या कौन सा एक लक्षण नहीं है एक अच्छे क्लासरूम टेस्ट का? एक अच्छे टेस्ट या स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनता है,
जैसे आप ईएमआरएस का टेस्ट देने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें वैलिडिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, है ना। वहीं क्लासरूम टेस्ट जो है या क्लास टेस्ट जो बनता है वो टीचर अपने हिसाब से बना सकता है, टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। वो जरूरी नहीं बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाया जा रहा हो कि पूरी तरह से इन सब पैमानों पे खरा उतरता हो। तो नॉट एसोसिएटेड विद अ गुड क्लासरूम टेस्ट। वैलिडिटी नहीं भाई, वैलिडिटी तो अच्छी चीज है, अगर वैलिड है टेस्ट यानी जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उस पर्पज को फुलफिल करता है, कि टीचिंग एग्जाम का टेस्ट है तो पेडागोजी पूछता है तो वैलिड है। रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी है रिजल्ट में, कि आप बच्चे को सेम सर्कमस्टेंस में दोबारा भी पेपर करने को कहें तो वो सेम लिखेगा, रिलायबल है। एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन ये कोई भी बहुत अच्छा लक्षण नहीं है, ना व्यक्ति के ना टेस्ट के, कि अस्पष्ट निर्देश, कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, टेस्ट चाहता क्या है आपसे, कितने शब्दों में लिखें, कौन से क्वेश्चन, जैसे होता है ना कई बार पेपर में कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं या 5 क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन वगैरह के एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो 10 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको 10 करने हैं, उसमें से कोई भी 10 कर लें, या फिर और का ऑप्शन होता है। अगर वो क्लियर नहीं होगा इंस्ट्रक्शन, या शुरुआत में सीटेट के पेपर में भी, ईएमआरएस में भी, हर एक एग्जाम में लिखा रहता है कि इतने सवाल हैं, इतने इस सेक्शन में, इतने इस सब्जेक्ट के हैं, ये नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए ये होगा, गोला भरें, यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अगर ये क्लियर इंस्ट्रक्शन ना हो कि एम्बिगुअस हो जाए, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, समझ ही नहीं आ रहा कि ये कि वो, पता नहीं कैसे किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है ना, तो ये कोई बहुत अच्छा टेस्ट हम नहीं मानेंगे कि जहां एम्बिग्यूटी है बच्चा और कंफ्यूज होकर आ गया। एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, कि एक उपयुक्त कठिनाई स्तर होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आपके सामने आएगा, मैं पहले से नहीं बता रही हूं, बस आपके सामने आपके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ देती हूं कि क्या कोई टेस्ट रिलायबल नहीं है और वैलिड हो सकता है, या फिर वैलिड नहीं है और रिलायबल हो सकता है? हमें नहीं पता, अभी देखेंगे आगे। देखिएगा आगे क्वेश्चन आएगा एक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट, यानी एक ऐसा बच्चा जो दृष्टि बाधित है उसको पढ़ाने का आपको मौका मिलता है, जो कि बिल्कुल इंक्लूसिव क्लासरूम है, सभी तरह के बच्चे आपकी क्लास में हो सकते हैं, विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, यानी जो बाकी बच्चे जिनको हो सकता है कि विजुअली इंपेयर्ड ना हो उनके साथ आप पढ़ा रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास? आप कैसा ट्रीटमेंट देना चाहेंगे उस बच्चे को जो दृष्टि बाधित है और बाकी बच्चे नहीं है क्लास में? तो आप कैसा ट्रीटमेंट देना चाहेंगे बताइए? आपको तो हर बच्चे को इंक्लूड करके चलना है ना, सिंपल बात है, आपको हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है, तभी आप एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे या शिक्षिका कहलाएंगी। देखिएगा, यदि आपको किसी दृष्टिबाधित छात्र को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाने का अवसर मिले तो क्या करेंगे बताइए? कैसे ट्रीट करेंगे उसको? अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिज, यानी आगे की पंक्ति में बैठाएंगे उस बच्चे को जो विजुअली चैलेंज्ड है या इम्पेयर्ड है, और एक सीट की व्यवस्था करेंगे आगे की पंक्ति में, और उसकी सुविधा अनुसार पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी ऐसे पेस पे पढ़ाएंगे, उतना फास्ट नहीं पढ़ाएंगे कि उसको समझ में ना आए और उतना स्लो नहीं पढ़ाएंगे कि बोर हो जाए बच्चा। तो बच्चे के पेस को ध्यान में रखेंगे, उसको आगे बिठाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि देखने में दिक्कत है। ये आपने देखा होगा ना, कई बार चश्मा लग जाता था क्लासरूम में तो माँ बाप आ जाते थे बच्चे की बात करने स्कूल में कि जी हमारे बच्चे की आई साइट कमजोर हो गई है, कोशिश करो इसको आगे बिठा लो। तो ये इंक्लूसिविटी है, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। आप सिस्टम को चेंज करते हो बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है ना। तो अगर हम देखें ये बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। नॉट गिव हिम एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफर, यानी उसको एक्स्ट्रा अटेंशन ही मत दो क्योंकि बाकी बच्चों को दिक्कत होगी। भाई आपको हर बच्चे को इंक्लूड करना है, बाकी बच्चों के भी एटीट्यूड में शिफ्ट कराना है अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि सबको एक छत के नीचे सीखने का, रेगुलर स्कूल सिस्टम में सीख सके हर एक बच्चा, एजुकेशन फॉर ऑल, यही बात तो कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये तो गलत है। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लास, देखिए आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, आपको सहानुभूति नहीं चाहिए, आपको समानुभूति चाहिए। अगर हो पाए एज अ टीचर या एज अ ह्यूमन बीइंग भी, तो आप दूसरे के शूज में खुद को रख के देखिए, ये नहीं अरे बेचारा बड़ा बुरा हुआ, अपने साथ हो जाए तो आप नहीं चाहते आपको कोई बेचारा कहे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, सिंपैथी है कि हाँ ठीक है आपको कंसर्न है, चीजें हैं, बुरा नहीं आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप खराब सोच रहे हैं किसी के बारे में, लेकिन बेटर है कि आप एम्पैथेटिकली सोचें एज अ टीचर स्पेशली, कि आप खुद को उसके शूज में रख के देख पाए और बच्चों में भी ये चीज आए। तो सिंपैथेटिकली नहीं, एम्पैथेटिकली, और उसकी एबिलिटीज में विश्वास रखना है। अगर देखने में दिक्कत है, ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं सकता, तो ये नहीं कह रहे बेटा तुम तो बस टाइम पास करके चले जाओ, तुम क्या करोगे, उससे भी एक्सपेक्टेशन रखनी है, वो भी अच्छा कर सकता है। थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हमारे यहां जैसा या दुनिया में ही जो भी लोग बहुत ओवर रिलीजियस हैं, मैं कहूंगी, या इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं, कई बार रिलीजन या कई बार अंधविश्वास, कि वो ये मान लेंगे अरे बेटा तुम्हारी दृष्टि बाधिता तो जो है तुम्हारी नियति है, तुम्हारी डेस्टिनी है और आप अब कुछ नहीं कर सकते। अब ये इतना खराब टर्म हो जाएगा एक टीचर के लिए
है ना, कि ये अपनी कहानियां आप, और कई लोग तो कहेंगे पिछले जन्मों के कर्म है, फलाना है, ढिमका है, ये है वो है। चुपचाप से आपको उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हो वो करो, ज्यादा ज्ञान मत दो पिछले जन्म का और अगले जन्म का या किसी भी चीज का, वॉट किसी भी धर्म में, कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये सब जगह पे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो आपको उसको छोड़ के आपको ये देखना है आप उसको क्या सिखा सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना, कि आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ कैसे नहीं कर सकते, मतलब वो फिर अलग कहानी हो जाएगी, पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन लेके बैठ जाएंगे हम, बट आपको ये सब में नहीं पढ़ना है ना। ज्ञानबाजी नहीं, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है एज अ टीचर, कि आप क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, है ना। उसके पेरेंट्स में कमी, उसमें कमी, वो क्या कर सकता है क्या नहीं है उसके पास, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करेंगे इस पे देखेंगे, एज अ टीचर आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों को क्लासरूम में, क्योंकि आपका धर्म वही है, ठीक है ना। आपके लिए सारे रिलीजन से पहले, हर चीज से पहले यही है कि बच्चे का भला आप कैसे कर सकते हो इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो इतना आपने कर लिया तो आपने ऑलरेडी जो भी इबादत पूजा पाठ सब हो गया आपका, अगर आपने अपनी जॉब को ईमानदारी से निभा लिया, क्योंकि एक सिर्फ जॉब नहीं है, अपने आप में सर्विस अलग तरह की है टीचिंग। तो अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिज, यानी आप बच्चों को आगे बैठाइए और उसके पेस को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको हर बच्चे को इंक्लूड करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अ टीचर फर्स्ट, और ये सिर्फ विजुअली इंपेयर्ड के बारे में नहीं है, कोई भी बच्चा जिसको कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, आपको उसके अनुसार देखना है कि उसको भी इंक्लूड करें और बाकी बच्चों को भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना, वो भी एडजस्ट करें, एकोमोडेट कर पाए आप क्लासरूम में, हर बच्चा एक छत के नीचे सीख सके। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन साइट्स एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, यानी एक टीचर है जो पहले रूल बताता है, यानी नियम या कोई डेफिनेशन या प्रिंसिपल सिद्धांत बताता है किसी चीज का, एंड देन वो एग्जाम्पल देता है, यानी उदाहरण देता है एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट को। विच अप्रोच शी ही अडॉप्टिंग, यानी पहले मैंने नाउन की डेफिनेशन बताई, भाई ये प्रिंसिपल है या एक नियम है, नाउन की डेफिनेशन या परिभाषा बता दी, और फिर उदाहरण दिया आपको नाउन के, क्या दिए, एग्जाम्पल्स दिए नाउन के। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, आराम से लो मुझे दो, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, कोस्टर देना दीपांकर, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, और ये मग, ये कप रिटायर कर दो, अब मेरा हो गया इनसे, मैं पक चुकी हूँ इनकी शक्ल देख देख के। देखो एक बार, एक शिक्षक संप्रत्य समझाने के लिए पहले सिद्धांत व नियम बताता है और फिर उदाहरण देता है, एग्जाम्पल देता है बाद में। रूल टू एग्जाम्पल सिंपल, बात नो बकवास, रूल टू एग्जाम्पल सिंपल है आपका डिडक्टिव मेथड। कितने लोग दे रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, बहुत बड़े, मुझे बड़ी खुशी है यार, आप लोग तो पढ़ते हो, इसका मतलब अब हम स्पीड पकड़ सकते हैं। अभी आगे जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे इंडक्टिव डिडक्टिव के, वो फिर आप कर लोगे सॉल्व, क्योंकि ये सबसे आसान है, इससे आसान और कोई क्वेश्चन डिडक्टिव मेथड पे पूछा नहीं जा सकता धरती पे। सिंपल डेफिनेशन दिया आपको, है ना, खुर्जा से ले लो कब आएंगे यार, मौका लगेगा तो। एक्सप्लेनेटरी, इन्वेस्टिगेटरी या इंडक्टिव, देखिए इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम की ओर जाते हैं, ऐसा नहीं होता जो इसमें कहा है।